हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, कैसा आप लोग? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक न्यू बैच लेके आने वाला हूं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हम मॉडर्न हिस्ट्री को टारगेट करेंगे। सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे। तो आज वो टाइम आ गया है जहां पे हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। तो फ्रेंड हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मतलब बदलनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये जरूर है कि केवल मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही लगी हो आग, कहीं भी आग लगनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसी चिंगारी के साथ हम आज अपनी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। मॉडर्न हिस्ट्री फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करें, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखो बेटा, आप सब जानते हैं, आप लोग स्टेट की डिफिनीशन अगर हम बोले तो आप सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये बात आप सबको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो क्या रहता है? समाज में रहता है, तो इसलिए वो एक सामाजिक प्राणी हुआ और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होता है। देखो, जो हम हैं, आप हैं, सब लोग क्या है? एक समाज में रहते हैं। ठीक है, हम एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और हम कहीं ना कहीं, हम सब, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम सब न किसी ना किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर क्या करता है, सब्जी बेचता है, तो सब्जी लेने के लिए हम उस पर निर्भर है। हम फॉर एग्जाम्पल कुछ और काम करते हैं तो वो हमारे ऊपर निर्भर है। तो हर एक व्यक्ति किसी ना किसी पर, किसी ना किसी रूप में क्या होता है? निर्भर होता है। ठीक है, समाज के सभी व्यक्तियों में एक दूसरे के अधिकारों के प्रति सम्मान के लिए एक अलिखित समझौता होता है। क्या मतलब बेटा? बात यह है कि जो समाज के व्यक्ति होते हैं उन सब लोगों में एक दूसरे के प्रति क्या होता है? एक सम्मान होता है, लेकिन वो सम्मान क्या कहीं पे लिखित नहीं है, अलिखित सम्मान है। क्या है? अलिखित सम्मान का समझौता है कि मतलब हम आपका सम्मान करेंगे, आप हमारा सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अलिखित समझौता है, कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, दैट्स वाई हम क्या करेंगे? एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है, समाज में व्यवस्था और शांति और सौहार्द बना रहता है, जिससे समाज की तरक्की होती है। देखो बेटा, क्या कहने का मतलब है? मैं कहने का मतलब समझिए। देखिए, बड़ी बात है। सबसे पहले मैंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखो, हम और आप एक क्या है? सामाजिक प्राणी है, क्योंकि बेटा हम और आप सब लोग कहां रहते हैं? समाज में रहते हैं। ठीक है, अब हम और आप कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर है। क्या? हर एक व्यक्ति किसी ना किसी दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई सब्जी बेचने वाला है और कोई जनरल स्टोर है, तो जनरल स्टोर जो कर रहा है वो सब्जी खरीदने के लिए सब्जी बेचने वाले पर निर्भर है, और जो सब्जी बेचने वाला है वो जनरल स्टोर पर किराने की चीजों को खरीदने के लिए वो उस पर निर्भर करता है। और आप मैंने इसके बाद क्या बोला कि इस समाज में जो कोई भी रहता है, फॉर एग्जाम्पल आप रहते हैं, हम रहते हैं, कोई भी रहता है, उन लोगों के, सब लोगों का एक दूसरे का सम्मान है। सब लोगों के प्रति एक दूसरे में क्या है? हम लोगों के प्रति क्या है? सम्मान है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है। और ये एक अलिखित समझौता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे लिखा हुआ है कि हमें इनका सम्मान करना है, लेकिन क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, इसलिए हमने एक दूसरे का क्या करना है? सम्मान करना है। ठीक है, बात ये समझ में है? ठीक है, आप लोग ये जानते हैं। अब बेटा, अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्यों जरूरी है कि हम किसी दूसरे का सम्मान करें, कोई दूसरा हमारा सम्मान करे? ऐसा क्यों जरूरी है बेटा? ऐसा इसलिए जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल, हम एक समाज में रहते हैं, ठीक है, और एक कोई और व्यक्ति है, वो भी समाज का हिस्सा ही है। ऐसे कई लोग समाज में रहते होंगे। ठीक है, अगर हम सब लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो हम आपस में लड़ने कटने लगेंगे, तो क्या समाज में शांति रहेगी? नहीं रहेगी। और अगर समाज में अशांति आएगी तो क्या समाज का विकास हो पाएगा? अगर अशांति है तो विकास पॉसिबल नहीं है, समाज की तरक्की पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग, हमारे और लोगों के बीच में, हम एक दूसरे के बीच में क्या होता है? एक अलिखित समझौता होता है, एक सम्मान की भावना होती है,
क्योंकि इसी से समाज की तरक्की होगी, नहीं तो क्या समाज की तरक्की नहीं होगी, ना तो हमारी तरक्की होगी ना तो सामने वाले की तरक्की होगी। आपको भी पता है कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध देख लीजिए, दोनों की वजह से क्या हुआ है, इस राष्ट्र का कहीं ना कहीं कंट्रीज का नुकसान ही हुआ है, कभी फायदा नहीं हुआ है, देश बहुत बहुत पीछे चले गए। ठीक है, तो इसीलिए लड़ाई कहीं भी क्या समझो कोई भी सोल्यूशन नहीं होती कभी भी। इसके बाद है बेटा, लेकिन परंतु कुछ व्यक्ति समाज के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। क्या होता है बेटा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या कर देते हैं, समाज के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। जैसे कोई गुंडा है, कोई गैंगस्टर है, तो देखते हो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं क्या समाज के नियमों का उल्लंघन किया करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, आए दिन कुछ करते हैं, ये सारी चीजें क्या करते हैं। समाज में सभी के लिए एक जैसे नियम लागू करने के लिए तथा उल्लंघन करने पर दंड देने के लिए केंद्रीय शक्ति की आवश्यकता होती है। देखो बेटा, अब जाहिर सी बात है, गुंडे होंगे, गैंगस्टर्स होंगे, तो वो कहीं ना कहीं नॉर्मल व्यक्ति को परेशान करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, अगर आपको समाज में शांति चाहिए तो कहीं ना कहीं आप एक केंद्रीय शक्ति बनाने की सोचेंगे, जिससे उसका क्या रहे, पूरे समाज में नियंत्रण रहे। ठीक है, आप कोई ना कोई केंद्रीय शक्ति की आवश्यकता होगी जिससे उसकी व्यवस्था रहे, और उस व्यवस्था के और इसी व्यवस्था को लागू करने के लिए किसका बेटा, राज्य का गठन होता है। क्या यही केंद्रीय शक्ति को बनाने के लिए किसका गठन होता है, राज्य का गठन होता है। तो ये थी आपकी राज्य की परिभाषा, या एक राजनीतिक कॉन्सेप्ट है। देखो यह क्या एक राजनीतिक कॉन्सेप्ट है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब बेटा देखो, किसी भी राज्य को बनाने के लिए 4 तत्व होते हैं। क्या कोई भी राज्य किससे, 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या, जनसंख्या तो होनी ही चाहिए। देखो जनसंख्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए उसका, उस राज्य का कोई ना कोई भौगोलिक क्षेत्र भी तो होना चाहिए। देखो जब भौगोलिक क्षेत्रों का जनसंख्या होगी तो फिर कोई ना कोई वहां पे क्या बनेगी, सरकार बनेगी। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, समाज के नियमों मतलब एक दूसरे में समाज में शांति बने रहे, समाज का विकास और तरक्की होती रहे, उसके लिए हमें कोई ना कोई केंद्रीय शक्ति चाहिए। तो हम सरकार का निर्माण करेंगे, और अगर सरकार का निर्माण करेंगे तो वो क्या बना के रखेगी, संप्रभुता बना के रखेगी, संप्रभुता बना के रखेगी। और अगर संप्रभुता बना के रखेगी तो यही तो है क्या, यही तो राज्य का निर्माण करते हैं। यही तो क्लियर है, बात समझ में आई। अब बेटा आप सबको पता है कि राज्य एक संगठनात्मक इकाई है। क्या, राज्य एक संगठनात्मक इकाई है, मतलब संगठनात्मक इकाई है, साझी संस्कृति, विरासत, भाषा, धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर बनती है। क्या अब देखो राज्य कैसे बनता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पे क्या होगा बेटा, जो उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है, यहां पे एक जैसी संस्कृति को मानने वाले, मतलब साझी संस्कृति जिनकी होगी, जिनकी संस्कृति लगभग सेम होगी। ठीक है, जो एक ही विरासत से क्या करते होंगे, बिलोंग करते होंगे, जिनकी भाषा एक ही जैसी होगी। ठीक है, जैसे कि हम लोग अब गोंडा में रहते हैं तो हम लोग की भाषा अवधी होती है, ऐसे ही एक ही साझी संस्कृति। ठीक है, जाति, नस्ल, छोटा एरिया होता है, वो किसके आधार पर होता है, जाति के आधार पर होता है, नस्ल के आधार पर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको जानना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट कहां से निकला बेटा, 18वीं शताब्दी के आसपास, जब क्या होता है, 18वीं शताब्दी जब फ्रांस की क्रांति होती है, तो ये कॉन्सेप्ट कहां से निकला, मध्य से यूरोप से निकला, मध्य के यूरोप से निकला। ये कॉन्सेप्ट कहां से, 18वीं शताब्दी में मध्य के यूरोप से निकला। बेटा अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं केवल मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाने की भूमिका बना रहा हूं कि आपको चीजें रटनी ना पड़े, समझनी पड़े, हर एक चीज आपके कॉन्सेप्ट में डाला जाए। यह ना किया जाए कि आपको चीजों को रटाना नहीं, आपको चीजें समझाने की क्या चल रहा है, क्या रहा है, ऐसा हुआ क्यों, क्यों ऐसी चीजें हुई, क्यों आपने 1857 की क्रांति क्यों हुई, क्यों ऐसी चीजें करनी पड़ी हम लोगों को, क्यों क्या चीजें हुई। तो इससे सब आप जब राष्ट्र से चीजों को, राज्य से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट एक क्रिएट होगा और उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, अब बेटा राष्ट्रवाद क्या होता है, देखो बेटा राष्ट्रवाद क्या होता है समझते हैं। साझी संस्कृति, विरासत अथवा भाषी आदि के आधार पर एकजुटता की भावना, देश के प्रति आगाध श्रद्धा की भावना। क्या बेटा राष्ट्रवाद क्या होता है बेटा, जब हमारी संस्कृति साझी होगी, हमारी विरासत होगी, भाषा होगी, जाति होगी, तो हमारे प्रति क्या होगा, हमारे अपने देश के लिए क्या होगी, बहुत ज्यादा श्रद्धा होगी। हमारे देश के प्रति हमारी क्या होगी बेटा, बहुत ज्यादा ही श्रद्धा होगी। क्या होगी, वेट मिनट बेटा, वेट करिएगा।
क्या होगी? जब राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है बेटा? जब क्या देश के युवाओं में देश के प्रति अगाध श्रद्धा हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा श्रद्धा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज जो हमारी जो भारत है उसकी जो युवा जनरेशन है ना, उसमें देश के प्रति राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा है। राष्ट्रवाद की भावना क्या है? कूट कूट के भरी है। क्योंकि मोदी जी क्या करते हैं? राष्ट्र को कहीं ना कहीं विकास विकसित कर रहे हैं, और इसीलिए जो आज के देश के युवा है वो उनको जिताने की कोशिश करते हैं। क्यों? बीजेपी के सब सपोर्टर बन रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बेटा कि उनके अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा है, और कोई मुद्दा देख ही नहीं रहे। वो कोई भी मुद्दा नहीं उनको चाहिए। उनमें के आगाध राष्ट्रवाद है, मतलब बहुत ज्यादा राष्ट्र भावना की भावना, राष्ट्र से बहुत अधिक प्रेम है, और इसी चीज को राष्ट्रवाद कहते हैं। जब राष्ट्र से किसी नौजवानों को, देश के नौजवानों को क्या हो जाए? बहुत ज्यादा प्रेम हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये बात आपको समझ में होगी। अब हम थोड़ा आगे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जहां से स्टार्ट हुई। देखो, लिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। तो पहले समझाऊंगा फिर लिखाऊंगा। जैसे कि बेटा अब सबसे पहला जो हमारा पॉइंट बनता है कि भारत में राष्ट्रवाद के कारण क्या, अब बेटा सबसे पहले क्या जानना जरूरी है कि भारत में राष्ट्रवाद के कारण क्या थे। तो पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं। देखिए, तो पहला सबसे पहला बेटा क्या था? पाश्चात्य विचार और शिक्षा। क्या बेटा? पाश्चात्य विचार और शिक्षा। देखो, जब क्या होगा, देश में शिक्षा का स्तर थोड़ा सही होगा, विचार लोगों के अच्छे होने लगेंगे। क्या? जब उनकी सोचने समझने की शक्ति विकसित होने लगेगी, उनके पाश्चात्य विचार होने लगे, मतलब उनके विचार दूरदर्शी होने लगेंगे, और शिक्षा का लेवल उठेगा, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रभाव की भावना अंदर से पनपेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप शिक्षित हो तो आप हमेशा अपने राष्ट्र को ऊपर देखना चाहोगे, आप अपने राष्ट्र को ऊंचा करना चाहोगे, दुनिया की नजरों में अपने राष्ट्र का विकास देखना चाहोगे। समझ में आ रही बात? पहला बात ये थी। ठीक है, दूसरी बात क्या थी बेटा? अन्वेषण एवं खोज। इसी अन्वेषण को क्या कहते हैं? खोज कहते हैं। अन्वेषण या खोज। देखो बेटा, क्या होता है बेटा, जेम्स प्रिंसे, आप लोगों ने नाम सुना होगा आई थिंक। जेम्स प्रिंसे के द्वारा 1837 में ब्राह्मी लिपि देखो, सबसे पहला कारण मैंने क्या बताया बेटा कि पाश्चात्य विचार और शिक्षा। देखो, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा कारण यही है कि जब आप शिक्षित होंगे ना, जब आपकी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा, और जब आपकी सोच की दायरा का बढ़ेगा ना, तो आप अपने राष्ट्र के लिए सोचोगे, आप अपने राष्ट्र को कुछ ना कुछ समर्पित करना चाहोगे, आप राष्ट्र का विकास करने की बात सोचोगे। उसके बाद बेटा अन्वेषण और खोज। जितनी अच्छी अन्वेषण और खोज होगी उतना ज्यादा क्या होगा, लोगों में राष्ट्रवाद पनपेगा। तो जेम्स प्रिंसे के द्वारा 1837 में ब्राह्मणी लिपि को तोड़ना। तो जेम्स प्रिंसे ने क्या किया? ब्राह्मणी लिपि को तोड़ दिया, मतलब उसको डिकोड कर दिया। क्या कर दिया? डिकोड कर दिया गया। तो जिससे क्या हुआ, लोग ग्रंथों को पढ़ना, मतलब जो भी चीजें उनके पास अवेलेबल थी पढ़ने के लिए, उसको इजीली क्या करने लगे? पढ़ने लगे। और जब उसे पढ़ने लगे तो कहीं ना कहीं उनके शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बेटा? राष्ट्रीय जागरण। तो ऐसा होने होगा तो क्या होगा बेटा? जगह जगह राष्ट्र की बात होगी तो राष्ट्र, सबके मन में क्या, एक ज्वाला उत्पन्न होगी, राष्ट्र के प्रति सोच उत्पन्न होने लगेगी। राष्ट्रीय जागरण व सुधार आंदोलन। ठीक, तीसरा पॉइंट,
अब जब राष्ट्रीय जागरण व सुधार आंदोलन हुआ तो उससे क्या हुआ, प्रशासनिक एकीकरण हो गया। क्या हो गया, प्रशासन ने भी सोचा कि हम लोग भी एकीकरण, प्रशासन ने क्या करने लगा, एकीकरण करने लगा, प्रशासनिक एकीकरण होने लगा। अब बेटा इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे यातायात व संचार के साधन बढ़ेंगे, यातायात एवं संचार के साधनों का विकसित होना। अब बेटा यातायात एवं संचार के साधन जब विकसित होंगे तो जाहिर सी बात है, अब मैं अगर राष्ट्र के लिए सोच रहा हूं, कोई मुझसे 10 किलोमीटर के बाद का राष्ट्र के लिए सोच रहा है, कोई उससे भी 10 किलोमीटर बाद के बाद सोच रहा है, तो हम लोग आपस में कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन तो कर नहीं सकते। लेकिन अगर यातायात विकसित हो जाए, संचार के साधन विकसित हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को पत्र लिख देंगे कि हम सब लोग एक दिन यहाँ पे इकट्ठा होंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, राष्ट्र के लिए कुछ बात करेंगे और राष्ट्र का कुछ विकास करने की सोचेंगे, राष्ट्र के लिए कुछ करने की सोचेंगे। तो जैसे जैसे यातायात का संचार के साधनों का विकास होता गया, वैसे वैसे लोगों में और राष्ट्रवाद उठता गया। क्यों, क्योंकि लोगों को पत्र मिलते गए, लोगों को क्या किया गया, रैलियां होती गई, यातायात के साधन से लोग दूर दूर से एक जगह आते हुए एक जगह इकट्ठित होने लगे और इसी वजह से क्या हुआ, राष्ट्रवाद और तेजी से उमड़ा। ठीक है, इतने पॉइंट आप लोगों ने आई थिंक मेरे हिसाब से लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। देखो ये अभी बस भूमिका ही तैयार हो रही है, क्या, एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने की, कि जिससे आपको चीजें दिमाग में समझ में आए, रट्टाफिकेशन वाली जो विद्या है वो ना जाए, आपको चीजें बिल्कुल क्या हो, कट एंड क्लियर हो। ठीक है, अब बेटा सबसे बड़ा कारण जो होता है ना, कभी भी राष्ट्रवाद का या किसी भी क्रांति का जो सबसे बड़ा कारण होता है ना, वो आर्थिक शोषण। क्या होता है, आर्थिक शोषण। देखो हर जगह की क्रांति को देख लो, आप फ्रांस की क्रांति देख लो, आप रूस की क्रांति देख लो, आप कहीं की भी क्रांति देखोगे ना, सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जब लोगों के ऊपर जरूरत से ज्यादा अत्याचार होने लगेगा, जरूरत से ज्यादा उनका आर्थिक शोषण होने लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो चिंगारी बनती रहती है और एक दिन वो चिंगारी आग के रूप में निकलती है, क्रांति आती है, राष्ट्रवाद की भावना क्या हो जाती है, बहुत भयंकर दबती आती रहती है। तो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा आर्थिक शोषण कर रहे थे अंग्रेज, तो आर्थिक शोषण ब्रिटिश सरकार कर रही थी, ब्रिटिश हुकूमत आर्थिक शोषण करती जा रही थी भारतीयों का, जिसके वजह से क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना और पनप रही थी भारत में। ठीक है, प्रेस और साहित्य, अब कुछ लोग जो क्या थे बेटा, जो देश का भला चाहते थे, जो थोड़ा जानकार थे, उन लोगों ने अपने प्रेस खोले। अब उस प्रेस से क्या किया, उन्होंने साहित्य का प्रकाशन शुरू करा, अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ, जिससे देश के युवा चीजों को पढ़ रहे थे और चीजों को सीखने लगे। क्या नेक्स्ट, क्या, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उद्गम। क्या, जो मध्य वर्ग के लोग थे, जैसे कि मध्य वर्ग के लोग मतलब जैसे जिनके पापा कहीं बाहर चले गए या इंग्लैंड चले गए, यहां चले गए, तो उन लोगों के क्या इनकम थोड़ी बढ़ जाती थी, तो वो मध्यम वर्ग में आ जाते थे। तो जैसे जैसे मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय होने लगा, उद्गम होने लगा, मतलब मध्य वर्ग के परिवार और बढ़ने लगे, तो उन लोगों के जो बच्चे थे वो सब क्या, राष्ट्रवाद की भावना उनमें भी उठने कि भाई अगर आपके पास पैसा, जब तक आप बहुत ज्यादा गरीब रहोगे तब तक तो आप कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उठोगे तो आप जरूर अपने राष्ट्र के बारे में सोचोगे। तो उन लोगों ने भी नस्ल भेद भी एक बहुत बड़ा कारण था कि क्या, नस्ल भेद करते थे कि अंग्रेज गोरे होते हैं, भारतीय काले होते हैं, भारत के लोग नौकरी के लिए ही बने हैं, नौकरी, और सब एक और कारण सरकारी नौकरी में भेदभाव बहुत था। क्या था, सरकारी नौकरी में भेदभाव। आप लोगों को तो पता ही है बेटा कि उस समय आईएएस के स्थान पे क्या होता था, आईएएस के स्थान पे आईसीएस होता था, और आईसीएस की एज 20 साल कर दी थी अंग्रेजों ने। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम एज क्या कर दी थी, 20 साल की। 20 साल के उसमें जो आईसीएस की परीक्षा पास कर लेगा वही आईसीएस
बनेगा। तो बेटा आपको पता ही सुभाष चंद्र बोस जी का तो बहुत अच्छा एग्जांपल आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने जिन्हें 8 महीनों की तैयारी में ये आईसीएस की परीक्षा इतनी कम कर दी थी ना, एज इतनी कम कि उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि भारतीय पढ़ ही नहीं पाएंगे इतने साल में, तो उनका ग्रेजुएशन इंटर नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो वो क्या आईसीएस करेंगे। लेकिन हमारे भारत के भी नौजवान, उस समय के नौजवानों की मैं बहुत ही दाद देता हूं कि उन लोगों ने उस समय भी ऐसी शिक्षा एजुकेशन व्यवस्था बहुत ही धूमिल थी, परिवार की स्थिति बहुत खराब थी, अंग्रेजों का अलग से दबाव था, फिर भी हमारे बहुत से हमारे देश के लोगों ने आईसीएस की परीक्षा पास की। ठीक है, ये तो हो गया राष्ट्रवाद के, भारत में राष्ट्रवाद के कारण, भारत में राष्ट्रवाद के कारण, भारत में राष्ट्रवाद के कारण। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को आई थिंक यहां तक चीजें समझ में आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसमें से आपको 2 नंबर पेट के एग्जामिनेशन में 100% मिल जाएंगे, पेट के एग्जाम में 100% 2 नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। 100% है कि ये पेट के एग्जामिनेशन में 2 नंबर का आएगा ही आएगा। 1 मिनट के लिए वेट करेंगे बेटा बस। ठीक, बस मैं देख रहा था कि एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं बोर्ड। ठीक, अब बेटा क्या होती है, इसी सब के बीच में कांग्रेस की स्थापना होती है। अब कांग्रेस की स्थापना, तो सबसे पहले तो जानना है कि कांग्रेस की स्थापना के कारण क्या थे। यहां से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होगी। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत यहां से होगी। ठीक है, अब कांग्रेस की स्थापना के कारण क्या थे, तो देखो बेटा सबसे पहली बात, ठीक है, क्या हुआ बेटा, 1876 से 1880 के लिए भारत में एक व्यक्ति लॉर्ड लिटन अंग्रेज के यहां से, मतलब इंग्लैंड की संसद से भारत का वायसराय बनकर भारत आता है। क्या लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के लिए भारत का वायसराय बनकर भारत आता है। ठीक है, अब तो आप लोग जानते हैं बेटा 1876 में दक्षिण अफ्रीका में भीषण अकाल पड़ता है। क्या 1876 में दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका कह रहे हैं 1876, अरे आप लोग तो पता ही होगा आई थिंक, 1876 में भारत में भीषण अकाल पड़ता है। क्या बोलता है बेटा, भीषण अकाल पड़ता है। 1876 में भारत में भीषण अकाल पड़ता है, बहुत सूखा पड़ता है, मतलब अकाल पड़ने का मतलब क्या, सूखा पड़ता है। ठीक है बेटा, ठीक, तो लॉर्ड लिटन क्या करता है, अब भाई देखो अगर आप किसी भी राज्य के या किसी भी देश के जिम्मेदार पर्सन बन के आए हो, आपको वहां की जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या होता है कि जब मुसीबत आती है तो आप वहां के लोगों की मदद करते हो। अब जैसे कि इंडियन सरकार है आज के समय में, जो भारतीय सरकार वो क्या करेगी, अगर कहीं पे बाढ़ आती है तो बाढ़ पीड़ितों को क्या बढ़ाती है, राहत सामग्री पहुंचाने का काम करती है, बचाने का काम करती है। इंडियन की सरकार तो आज की जो हमारी डेमोक्रेसी व्यवस्था है वो तो इतनी अच्छी है कि अगर बाहर के देशों में भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो क्या करती है आज की सरकारें, वहां पे राशन पहुंचा जाती है। जैसे कि आप लोग अभी जान ही रहे हो कि अभी क्या हुआ था, अभी जल्दी की बात है, आप लोगों को पता ही होगा कि मलेशिया, तुर्की को भारत ने इतना मदद दी थी, कोरोना के टाइम में भारत ने दी मदद दी। लेकिन उस समय लॉर्ड लिटन ने क्या किया, लॉर्ड लिटन क्या कर रहा था, भारतीय खजाने, जो भारत का खजाना था, भारतीय खजाने से
अनावश्यक रूप से धन खर्चा कर रहा था। क्या जो लॉर्ड लिटन भाई साहब थे ना, वो क्या कर रहे थे? लॉर्ड लिटन लोगों की मदद नहीं कर रहे थे। लॉर्ड लिटन क्या कर रहे हैं भाई? देखो, अगर आप किसी देश के, आपके इंद्रिय शक्ति, आपके अंदर पावर है किसी भी देश के लिए, तो आप जब कभी भी उस मुसीबत में देश के लोग होंगे तो उनकी क्या करोगे? सहायता करोगे। लेकिन ये भैया लॉर्ड लिटन क्या कर रहे हैं? भारतीय खजाने से अनावश्यक रूप से धन खर्चा कर रहे हैं, ना कि उन लोगों के लिए कुछ करें। ठीक है, अनावश्यक रूप से धन खर्च करना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या क्या कर रहे थे भाई साहब, ये भी देखिए। ये भैया क्या कर रहे हैं? दिल्ली दरबार सजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिल्ली दरबार लगवा रहे हैं। देश के लोग परेशानी में है, देश के लोग क्या हो रहे हैं? भारत में क्या हुआ है? अकाल पड़ा है। भारत का किसान वर्ग के लोग हैं वो परेशान पड़े, और ये अनावश्यक रूप से क्या कर रहे हैं? अपनी वाहवाही कर रहे हैं। क्या दिल्ली दरबार लगवा रहे हैं। 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लगा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, स्टार पे कर दिया। 1877 में प्रथम, अगर आपसे कोई भी पेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा, तो 1877 में। ये बात आप याद रखिएगा। आपको ये भी याद रखना है, अब तक 3 दिल्ली दरबार लग चुके हैं। ब्रैकेट में लिख रहा हूं इस चीज को। अब तक 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। 1877, फिर शायद 1901, 1903 और 1911 वाला तो आपको याद ही है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय। ठीक है, ठीक, ये बात याद रखिए। क्या भाई साहब, अब व्यवस्था क्या चल रही है? व्यवस्था ये चल रही है कि भारत में 1876 में भीषण अकाल पड़ रहा है, और जो हमारे भैया वायसराय बन के आए ना लॉर्ड लिटन, वो क्या कर रहे हैं? भारतीय खजाने से अनावश्यक रूप से धन खर्चा किए जा रहे हैं। उन्होंने क्या कर दिया? 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कर दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बेटा याद रखनी है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तीनों दिल्ली दरबार का आयोजन कब कब हुआ, याद रखिए। पहला 1877, दूसरा 1903 और तीसरा 1911। ठीक है, यहीं पे बात आ गई है तो यहीं पे लिखा दिया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे क्लास को ज्यादा प्यार देंगे तो मैं आपको यहां पे ही एक नई स्टैटिक की क्लास भी शुरू करूंगा, और स्टैटिक्स आपको अलग से पढ़ाऊंगा, स्टैटिक जीके। नहीं तो मैं इसी क्लास में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप लोग व्यू बढ़ाते हो, लाइक बढ़ाते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास पेट की क्लास के लिए शेयर करते हो, तो 100% मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको यहां से 90+ नंबर की स्ट्रेटेजी लाके दूंगा, और 90+ नंबर की क्लासेस में आपको दूंगा। 90+ पूरा सिलेबस हम पेट का कवर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, चाहे मुझे अलग से टीचर क्यों ना रखने पड़े। अब भाई दिल्ली दरबार लगेगा तो पैसा क्या होगा? खर्चा होगा, क्योंकि राजा महाराजा आएंगे, इंग्लैंड से लोग आएंगे, सब लोग आएंगे। आइए, तीसरा क्या करता है? विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर देता है। क्या? जो विक्टोरिया थी, इंग्लैंड की शाही घराने की जो विक्टोरिया थी, मतलब जो लड़की थी वहां के राजा की, विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर देता है। अब जाहिर सी बात है बेटा, अगर आज आपके देश का कोई कहते हैं कि आपके देश का राजा कोई और है, आपके देश की महारानी कोई और है, तो आपको क्या होगा? महारानी नहीं, भारत की सम्राज्ञी। विक्टोरिया को भारत की क्या कहा कि विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया। अब बेटा क्या होता है, इसके बाद एक और चीज होती है कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है। क्या? जो अफगानिस्तान में भी उस समय क्या ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी, तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है।
अफगानिस्तान के लोगों के बीच में और यहाँ जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके बीच में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है। ये कब की बात है बेटा? 1878 से ये युद्ध चलता है और 1880 तक। अब इसमें भी क्या करते हैं भाई साहब, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में भी ना जो सेना को मदद, पैसा, सब कुछ, हथियार, ये सब कहां से देते हैं? भारतीय खजाने से देते हैं। एक तरफ भारत के किसान मजदूर वर्ग लोग परेशान है कि भयंकर सूखा पड़ गया, खाने को पैसे नहीं है, खाने फसल हुई नहीं अच्छी, और ऊपर से ये भारतीय खजाने से पैसा उड़ाए जा रहे हैं। भैया दिल्ली दरबार लगा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, ब्रिटिश से लोग आ रहे हैं, इंग्लैंड की संसद से लोग आ रहे हैं, इंग्लैंड के राजा महाराजा आ रहे हैं। इससे ये तो इन्होंने किया ही किया। इसके बाद क्या कर दिया? विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया। भाई जाहिर सी बात है, अगर आपके देश का किसी को, मैं अभी आज के युग की मैं बात करूं, आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं, और अगर कोई कहते हैं भारत का राजा कोई और है, तो भाई क्या होगा? खून तो उबलेगा ही ना। आज देश के नौजवानों का खून क्या होगा? उबाल मारेगा, कहेगा काट के बाहर देते हैं इनको जो बोल रहे हैं। तो वही चीज होती है, ठीक है। और फिर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो हो रहा था, उसमें क्या करते हैं? भारत के पैसे से सेना को जो खाने पीने की चीजें, वो हथियार देने की चीजें, वो भारतीय खजाने से पैसा दे रहे थे। अब भाई ये सब हो रहा था, तो हमारे जो शिशिर कुमार घोष जी थे, नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, तो ये सब कारनामे कहां छपने लगे? शिशिर कुमार घोष की उस समय एक पत्रिका आती थी, अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी? नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिशिर कुमार घोष की इनमें से कौन सी शिशिर कुमार घोष की पत्रिका है? तो अमृत बाजार पत्रिका 1 नंबर का ये फ्रेंड्स आ सकता है आपकी बात के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। पेट 2023 का 1 नंबर यहां से पक्का ये क्वेश्चन आने वाला है। शिशिर कुमार घोष की अमृत बाजार नामक जो पत्रिका थी, और हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का सोम प्रकाश नामक अखबार था। क्या बेटा? हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का सोम प्रकाश नामक अखबार था। इन दोनों ने क्या किया बेटा? लॉर्ड लिटन के कारनामे थे ना, जो ये अच्छे कारनामे कर रहा था, भारतीय खजाने से पैसा उड़ा रहा था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में जो अफगान आंग्ल सेना थी उसको क्या हेल्प पहुंचा रहा था, ये सबके विरुद्ध आवाज उठाने लगे। किसने? शिशिर कुमार घोष जी ने अपनी अमृत बाजार नामक पत्रिका, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने अपने सोम प्रकाश नामक अखबार में, ठीक है, ये लोग आवाज उठाने लगे। अब क्या होगा भाई? तो ये क्या होता है? लॉर्ड लिटन बहुत इस बात से गुस्सा होता है। अब भाई वायसराय पावर है, तो लॉर्ड लिटन अखबारों पर प्रतिबंध लगा देता है। क्या लॉर्ड लिटन क्या करता है? अखबारों पर प्रतिबंध लगा देता है। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। यहां तक आप लोग नोट करके भी चल रहे होंगे फ्रेंड्स। ओके, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग हो चुकी है। यूपी SSSC पेट 2023 को टारगेट कर रहे हैं, और बिल्कुल एक एक चीज आपको 5 आउट ऑफ 5 मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी 5 नंबर जो आपको मिलने वाले हैं वो मेरी इसी क्लास से मिलेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, गारंटी कि आपको ये जो 5 मार्क्स है, अगर आप मेरी ये पूरी क्लास देखते हैं तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों को ये 5 नंबर रखे हुए हैं, मिलेंगे आपको ये 5 नंबर पूरे के पूरे। अब वो क्या करता है? वर्नाक्युलर एक्ट लाता है। क्या? वर्नाक्युलर एक्ट। बेटा ये प्रेस एक्ट था। क्या? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लिख देते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। क्या बेटा? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878।
लॉर्ड लिटन के विरुद्ध जब आवाज उठाते हैं अखबारों में, तो लॉर्ड लिटन क्या करता है भाई, वो तो सोचता है, अखबारों पर प्रतिबंध लगाता है और सोचता है कि भाई अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग तो मेरी नैया डुबोने पर लगे हुए हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक प्रेस एक्ट ले आता हूं। तो उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया 1878 में, जो बेटा देसी भाषा के अखबारों पर लागू था। क्या, जो किस पे लागू था, देसी भाषा के अखबारों पर। जो हमारे देसी भाषा के अखबार थे, मतलब जो हिंदी में अखबार थे, उन्हीं के ऊपर ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लगता है। तो ये भी याद रखिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, 1878 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बिल्कुल याद करके रखिएगा, क्लास के बाद में वो फैक्ट्स मैं आपको थोड़ा सा बहुत बता देता हूं, ठीक है। ठीक, अब इसमें क्या कहा गया था कि बॉन्ड होगा और उस बॉन्ड पे साइन ये लिखा होगा कि सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं छापोगे। क्या, अगर आपको प्रेस, क्या, सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं लिखोगे। क्या, सरकार के विरुद्ध आप कुछ भी नहीं लिखोगे, सरकार के विरुद्ध आप कुछ भी लिख नहीं सकते हो, नहीं छापोगे, कुछ भी नहीं लिखोगे, कुछ भी नहीं छापोगे, सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं छापोगे। और इसके लिए क्या होती थी, बॉन्ड तो साइन होता ही था और जमानत जमा होती थी। मतलब कुछ पैसा उसने बना दिया कि इतने पैसे आपको जमा करने होंगे हमारे पास, और अगर इस बात का उल्लंघन होता था तो जमानत क्या हो जाती थी, जब्त हो जाती थी। क्या, और उल्लंघन करने पर जमानत जब्त कर ली जाती थी। पहला नियम क्या था कि बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड में यह लिखा जाएगा, आप इस पे साइन करेंगे कि आप सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं लिखेंगे और सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं छापेंगे। दूसरी बात, आपको कुछ ना कुछ रुपए जमाने जमा, मतलब जैसे वो जो उस समय पे एग्जैक्ट मुझे पैसा तो नहीं याद है, लेकिन क्या कर दिया उसने, कहा कि आपको जमानत जमा करनी होगी और अगर आप इस बात का उल्लंघन करते हैं, आप सरकार के विरुद्ध कुछ छापते हैं, तो आपकी जमानत जब्त कर ली जाएगी और इसके साथ ही साथ आपके प्रेस के उपकरण भी जब्त कर लिए जाएंगे। क्या, प्रेस के उपकरण भी जब्त कर लिए जाएंगे। ठीक है, जमानत जमा होती थी, जमानत अगर आप उल्लंघन करते हैं तो जमानत जब्त और प्रेस के उपकरण भी जब्त कर लिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात आप लोग को। तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे हुआ बेटा, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का सबसे ज्यादा प्रभाव सोम प्रकाश अखबार पे हुआ। क्या हुआ बेटा, सोम प्रकाश अखबार पे हुआ, बंद हो गया। प्रकाशन क्या हो गया, बंद हो गया, उसका प्रकाशन बंद हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात समझ में आई। अमृत बाजार नामक पत्रिका पे असर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी में बदल गई। जो आपके अमृत बाजार नामक पत्रिका थी वो क्या हो गई बेटा, रातों रात किसमें बदल गई, अंग्रेजी में बदल गई। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात भी याद रखिएगा, स्टार बना के लिख दे रहा हूं कि 1882 में क्या हुआ, लॉर्ड रिपिन द्वारा रद्द कर दिया गया। जो लॉर्ड रिपिन आया 1880 के बाद, तो 1882 में लॉर्ड रिपिन के द्वारा रद्द कर दिया गया। तो बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिली कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा,
आपको ये सीखने को मिला कि 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लगा। आपको ये भी सीखने को मिला सेकंड दिल्ली दरबार कब लगा, 1903 में। द्वितीय दिल्ली दरबार कब लगा, 1911 में। आपको ये भी सीखने को लिखा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया बेटा, आप सबको पता है 1878 में आया। आपको ये भी सीखने को मिला कि 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय कौन रहा, तो कौन था, लॉर्ड लिटन था। यह भी बात आपको समझ में आई। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो आप ये भी बता सकते हो लॉर्ड लिटन उस समय भारत का वायसराय था। अगर आपसे कोई ये भी पूछे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो था उसे खत्म किसने किया, तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में उसे खत्म किया। तो आपको ये भी बात समझ में आ गई कि 1880 से लेकर सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से बीच में कनेक्शन कट गया था, तो ठीक है अभी कंटिन्यू कर लेते हैं क्लास को। तो बेटा जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, मैंने आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया और पहले मैंने आपको राष्ट्र के बारे में बताया और राष्ट्र की चीजों के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताना शुरू किया कि कैसे 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 चीजें हुई, राष्ट्र क्या होता है, कैसे राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगती है। फिर हमने क्या, कांग्रेस की स्थापना के तत्कालिक कारण को पढ़ना शुरू किया, ठीक है, जिसमें मैंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के बारे में तक बात की थी। अब इस क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता के फिर क्लास को एंड करता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, कि जो पहली इंपॉर्टेंट फैक्ट बन के आया वो बन के आया कि 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय कौन रहा, लॉर्ड लिटन। ये पहली बात, ठीक है। अब इसके बाद क्या बेटा, इसके बाद दूसरी बात समझ में आई कि वर्नाक्यूलर, जो वर्नाक्यूलर ये चीज भी आप बनाते चलिएगा, क्योंकि ये क्या है, रिवीजन चीज है, रिवीजन कैप्सूल है आपके लिए जो आपको बहुत काम आएगी। वर्नाक्यूलर एक्ट जो था वो किस वायसराय के समय में आया, तो लॉर्ड लिटन के। वर्नाकुलर एक्ट जब आया तो भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिटन। अब यह भी पूछा जा सकता है कि वर्नाकुलर एक्ट कब आया, तो कब आया, 1800। इसके बाद पूछा जा सकता है कि सोम प्रकाश अखबार किसका था, तो अगर सोम प्रकाश अखबार को कौन प्रकाशित करता है, तो बता सकते हो क्या, ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। आंसर दीजिए कमेंट में आप लोग, विद्यासागर जी का। इसी तरह से अगर आपसे पूछता अमृत बाजार पत्रिका किसकी थी, तो आप बता सकते हो किसकी थी, किसकी थी, शिशिर कुमार घोष जी की। अगर आपसे कोई पूछे प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा, तो प्रथम दिल्ली दरबार बेटा 1877। द्वितीय दिल्ली दरबार कब लगा, 1903। और तृतीय दिल्ली दरबार 1911। ठीक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने खत्म किया, तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया। इससे एक बात और समझ में आई क्या, कि 1880 से 1884 तक भारत का वायसराय कौन रहा,
लॉर्ड रिपिन रहा, भारत का वायसराय कौन रहा? लॉर्ड रिपिन, भारत वायसराय। बात समझ में फ्रेंड्स? तो ये कुछ मेन आज की क्लास के जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो यही थे, जो आप लोग नोट करके रखिए, जो आप लोगों को आगे क्या करने वाले बहुत ज्यादा ही फायदा देने वाले हैं, जिससे आप क्या कर सकेंगे, जिससे आप इन चीजों को बार बार रिवाइज कर सकेंगे। जब एग्जाम में जब होता है तो क्विक रिवीजन करना होता है एग्जाम टाइम पे, तो ये क्विक रिवीजन कैप्सूल है आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो देखते रहिए ऐसे ही कर्म योद्धा यूट्यूब चैनल को और अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाते रहिए और यूपी ट्रिपल एससी पेट में स्कोर करिए 95। देखिए, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको आज से पढ़ना होगा। और अगर आप केवल 60 और 65% मार्क्स लाना, 60 और 65 नंबर लाना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, आप 15 दिन पहले से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका कोई फिर फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि वैकेंसियां लिमिटेड होती है और जो कट ऑफ जाती है वो 75 प्लस ही जाती है। इसलिए आपको आज से ही पढ़ना चाहिए और देखते रहिए कर्म योद्धा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही चैनल को बढ़ाते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। और अगर ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब बढ़ेगा तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी की क्लास अलग से लेके आऊंगा और पूरी की पूरी 100 मार्क्स की स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा और पूरा का पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस मैं यहीं पे कवर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है इसके लिए मुझे दूसरे टीचर भी हायर करने पड़े तो मैं हायर करूंगा। ठीक है, तो फिर से एक बार वही अपनी पंक्तियों के साथ, जिस पंक्तियों के साथ मैंने इस क्लास को शुरू किया था उसी पंक्तियों के साथ खत्म करूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निमलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बगलनी चाहिए। लगी हो आग कहीं भी बस आग लगनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी आग लगनी चाहिए। तो ये आग मेरे सीने में जल ही रही है, आप भी अपने सीने में इस आग को लगाइए और फिर हम यूपी ट्रिपल एससी पेट में मैक्सिमम सिलेक्शन कर्म योद्धा चैनल के थ्रू देंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।